तिब्बत देश कभी चाइना का अंग नहीं था। ये मजनू टीला तो मैं अपना जन्म स्थान जैसा मानता हूँ। जैसा हम दिल्ली से बाहर जाते हैं 1-2 महीने के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं दिल्ली बॉर्डर पहुंचते ही कुछ रिलैक्स हो जाता है, चलो घर पहुंच गए। मजनू का टीला, न्यू अरुणानगर तिब्बतन रेफ्यूजी कॉलोनी, एक ऐसी जगह जहाँ का एटमॉस्फेयर आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप दिल्ली में नहीं बल्कि हिमालयन रेंज के किसी हिल स्टेशन पर हो, स्पेशली ठंड के मौसम में। यहाँ मैं पहले कभी आया नहीं था। मुझे इस जगह के बारे में कुछ महीने पहले पता चला और जब मैंने यहाँ के बारे में रिसर्च की तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और फैसिनेटिंग भी। और साथ ही जाना यहाँ की मार्केट के बारे में, जिसके लिए ये जगह आजकल बहुत फेमस है। पर मुझे यहाँ एज ए रेफ्यूजी रहने वाले तिब्बतन लोगों की करंट लाइफ के बारे में, अभी तक की जर्नी के बारे में ऑनलाइन ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा। तो एज एन एस्पायरिंग स्मार्टफोन फिल्म मेकर एंड ट्रैवल इंथुसियास्ट, मुझे मन ये विचार आता है कि क्यों ना मैं स्वयं यहाँ जाऊँ, यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जानूँ और इसके ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँ। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग मैं जाता हूँ मजनू का टीला, भारत में बसे तिब्बतन लोगों के बारे में जानने। मजनू का टीला के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, विधानसभा और विश्वविद्यालय है। फिर यहाँ से आगे ई रिक्शा मिल जाता है मजनू का टीला के लिए, जो सिर्फ 20 रुपये लेते हैं कॉलोनी तक जाने के। मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकला था मजनू का टीला के लिए। फिर नियरेस्ट मेट्रो से निकलकर इस कोल्ड मिस्टिकल मॉर्निंग में मेरी ये नई जर्नी शुरू हो जाती है। मैं सुबह 5 बजे वेस्ट दिल्ली से निकला था और 7 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा। जनवरी का महीना बीत गया है, सुबह शाम की ही ठंड है, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी है। ये सामने रोड के उस पार जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये मजनू का टीला तिब्बतन कॉलोनी का बाहरी हिस्सा है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस फुट ओवर ब्रिज से होकर जाना है। वैसे ये ब्रिज सिर्फ हमें रोड के उस पार ही नहीं ले जाता, बल्कि इस ब्रिज से होकर जाते हुए ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज हमें दिल्ली से उठाकर सीधा नॉर्थ के पहाड़ों में कहीं ले आया है। और ठंड के मौसम में यहाँ से व्यू काफ़ी मिस्टिकल लग रहा है। वैसे ब्रिज पर यह जगह पूरे दिन इतनी शांत नहीं होती। ट्रैफिक और आते जाते लोगों से यहाँ पूरे दिन काफ़ी चहल पहल रहती है। लेकिन सुबह सुबह नहीं। काफ़ी अलग जगह है। एक तरह ऐसा लगता है नहीं कि हम दिल्ली में किसी इलाके में, इनसे काफ़ी अलग लगता है। यहाँ पे आपको आसपास लोग दिखाई देंगे और जो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा काफ़ी अलग है, दिल्ली के हिसाब से थोड़ा सा अलग है। और आपको इसमें धर्मशाला मैक्लोडगंज की याद दिलाता है, जगह आपको धर्मशाला मैक्लोडगंज की याद दिलाती है। ब्रिज के आसपास पहुंचते ही आपको तिब्बतन लोग आते जाते दिखेंगे, जिनमें टूरिस्ट होते हैं, यहाँ का यंग क्राउड और स्पेशली बुद्धिस्ट मंक्स। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर यह है तिब्बतन रेफ्यूजी कॉलोनी, जिसका नाम ऑफिशियली न्यू अरुणानगर है। बाहर से देखने से ही पता चल जाता है कि यह जगह कितनी सुंदर है। और मेन गेट से अंदर आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि किसी रेफ्यूजी कॉलोनी में आए हैं। एक प्रॉपर सोसाइटी की तरह मैनेजमेंट और मेंटेनेंस दिखाई देती है। स्पेशली यहाँ का मार्केट, रेस्टोरेंट्स, कैफेज
जिनका इंटीरियर एक्सटीरियर काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, जहां अच्छी सर्विसेज पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस पे मिलती हैं और इसके लिए यह जगह काफ़ी फेमस है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ जाएं जहाँ आने के लिए, दर्शन के लिए लोग भारत के अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। ये जगह इस तिब्बतन कॉलोनी का कोर है। ये सुंदर मोनेस्ट्रीज यहाँ बसी तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ भारत के अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, थाईलैंड, लाओस इत्यादि देशों से लोग आते हैं और पास में ही नॉर्थ कैंपस होने की वजह से यहाँ स्टूडेंट्स भी रेगुलरली आना पसंद करते हैं। आप जितनी देर यहाँ रुकते हो ऐसा लगता ही नहीं कि आप दिल्ली में हो, और जब आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस जगह को जानने की कोशिश करते हो तो स्लोली आपको दिखने लगता है कि ये छोटी सी जगह अपने आप में ही एक बड़ी सी दुनिया है, स्पेशली यहाँ एज ए रेफ्यूजी रहने वाले तिब्बतन लोगों के लिए, जिन्हें अपने ही देश से सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा 1960 में। और तब से अब तक कई चैलेंजेस का सामना करने के बाद रेफ्यूजी होते हुए भी ये लोग बड़ी खुशी से और अपनेपन के साथ यहाँ भारत में रहते हैं। मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री के अंदर मंत्रों में लिपटा ये बड़ा सा प्रेयर व्हील बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्थ में लद्दाख, हिमाचल, नेपाल, भूटान और तिब्बत में देखने को मिलता है। इसे मिनिमम 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी सकारात्मक ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और संसार में प्रवाहित होती है। और इसके साथ ही प्रार्थना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध और उनके बाद आए प्रमुख गुरु, तिब्बतन देवी देवता सभी की प्रतिमा देखने को मिलती है। जब मैं यहाँ मोनेस्ट्री तक पहुँच गया था तो सबसे पहले मैंने ऑफ कैमरा मोनेस्ट्री में दर्शन किया, बुद्धिस्ट प्रार्थना का तरीका सीखा और उसी समय मेरे साथ ही मोनेस्ट्री में एक व्यक्ति और आए थे दर्शन के लिए।
उनके साथ मैंने 5 से 10 मिनट ध्यान किया। उन्होंने मुझे ध्यान करने का सही तरीका समझाया, तिब्बतन देवी माता अकमा के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ बैठकर ध्यान करते हुए जो भी तुम्हारे मन में है उसे बाहर निकाल दो। मैंने कोशिश की, 5 से 10 मिनट ध्यान किया और मेरी थोड़ी थकान दूर हुई। मन शांत और तन हल्का महसूस किया, जो एकदम से पता नहीं चलता। पर अगर आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करो तो आपको खुद में एक ठहराव ज़रूर महसूस होगा। मॉनेस्ट्री के बाहर आपको तिब्बतन ट्रेडिशन, तिब्बतन कल्चर पर बेस्ड डिफरेंट वैरायटी की शॉप्स एंड बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ की शॉप्स एंड स्टोर्स में आपको तिब्बतन बुद्धिस्ट पूजा पाठ में यूज होने वाला सामान मिलता है, तिब्बतन कपड़े मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तिब्बतन फूड। फॉर एग्जाम्पल लाफिंग, जो कि एक तरह का तिब्बतन कोल्ड नूडल होता है जो काफ़ी स्पाइसी और फेमस है यहाँ। साथ ही यहाँ एक तिब्बतन बटर टी शॉप है, जिसके बगल में मैं एक व्यक्ति से मिला जो यहाँ के नहीं थे, लेकिन एक छोटे से बेंच पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। नमस्ते जूले, मेरा नाम श्री चित्तल और मैं फौजी रिटायर हूँ। मैं लद्दाख के रहने वाला हूँ, लद्दाख आर्यन विलेज। सबसे जो मशहूर हमारे गांव जो है 3 गांव है, वहाँ 3-4 गांव है, वो लद्दाख के अलग से मतलब कल्चर और रहन सहन थोड़ा अलग से, ड्रेस भी हमारे अलग से है। हम बुद्धिज्म है, लेकिन उनसे थोड़ा रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, फर्क है थोड़ा। ये है ड्राई फ्रूट वाएंगे, ये ड्राई फ्रूट है, अब्रिकॉट है, हिंदी में जो है खुबानी बोलता है। इसको ड्राई किया हुआ है, मतलब लद्दाख का ये सारे लद्दाख के ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट ये जो है डार्क चीज है, ड्राई चीज है, ये स्वीट चीनी डाल के बना हुआ है। ये जो है चीज पाउडर बना हुआ है, ये जो है मोटे पे रखा है, ये लोकल खाने के लिए यूज करते हैं। देखिए ये अब्रिकॉट ऑयल है, खुबानी का तेल मसाज के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो है ना मसाज, पूरी मसाज के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत टेस्ट है। और ये जो है लद्दाख के मशहूर ये सलाजीत है, ये पहाड़ से लाता है सलाजीत, बिल्कुल प्योर। और ये जो है लद्दाखी जीरा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट कलर लद्दाखी जीरा। नॉर्मल से थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़े साइज में और थोड़ा डार्क है। मतलब यहाँ सर्दी में 2-3 महीने के लिए आते हैं हम लेते, गर्मी में नहीं है, विंटर में 3 महीने के लिए आते हैं। अच्छा है, यहाँ का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहा है, यहाँ खाने पीने का वगैरह है, यहाँ वगैरह खाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ जो है दुकान वगैरह अच्छा है, ठीक ठाक मिलता है, यहाँ तो बाहर से लोग आते हैं। यहाँ घर पे तो आएंगे, लेकिन ज्यादा देर होने से थोड़ा याद तो आएंगे किसी। यहाँ जो है ना, यहाँ का लद्दाख लोग आते हैं, वो भी है तो यहाँ मतलब अच्छा ही लगता है, अपने लद्दाख के जैसा लगता है, अपनापन महसूस होता है। हम ज्यादा तो लद्दाखी भी रहते हैं, आते हैं जाते हैं, लोग इसलिए रहता है
ठीक लेते रहते हैं, तो इसलिए इतना हमको नहीं होता है, वाइन की तरह लगता है हमको, अच्छा लगता है। हर जगह के लोग यहाँ पहुँचते हैं, नेपाल से भी आता है, भूटान से भी आता है, अरुणाचल से भी आता है, तिब्बत भी आता है। बहुत इंडियन का जो है हमारे घर में कस्टमर आएगा ना, आज से लोग आते हैं यहाँ घूमने, दूसरे राज्य से भी आते हैं, हाजिरा है ना, सब मतलब हर जगह से आते हैं। हाँ आते हैं, इनके जो है ना, जो अब लोग आते हैं दर्शन के लिए आते हैं, उनको ज़्यादातर जो है ना मंदिर में जो है ना पूजा ही करते हैं, तो आदमी दर्शन करता है। दर्शन विभाग से आते हैं, जैसे भूटान से आते हैं, अरुणाचल से आते हैं, यहाँ से होते हुए जाता है, जैसे मतलब दूध गया होगा वहाँ पूजा चलता है, वहाँ जाने ये लोग आते हैं, यहाँ भी दर्शन करके जाते हैं। हमारे 4 किस्म का जो है पूजा होता है, वो बुद्ध गया में होता है, अलग अलग से पूजा होता है, उसके लिए जाते हैं लोग। बाकी जो मंदिर में हाँ कभी भी दर्शन करता है, दर्शन के लिए आप दर्शन के लिए, तो वहाँ जो है ना टाइम पे अलग अलग मतलब पूजा होता है, उसके लिए जाते हैं बुद्ध गया में। मैं सेरिंग जी से मिला और सिर्फ 15 से 20 मिनट की हमारी बातचीत हुई, जिसमें मुझे कितना कुछ जानने को मिला। आई फील रियली लकी कि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन इनके साथ हुआ, क्योंकि जितनी उत्सुकता के साथ मैं यहाँ आया था, यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानने, सेरिंग जी भी उतने ही एक्साइटेड थे अपने बारे में और यहाँ के बारे में बताने के लिए। भले ही वो लद्दाख से हैं, यहाँ बसी तिब्बतन कम्युनिटी से नहीं, फिर भी इस जगह और यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव उनकी बातों में झलकता है। सेरिंग जी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट मठ और मंदिर ही नहीं बल्कि धर्मशाला भी है। यहाँ बुद्धिस्ट धार्मिक यात्रा पर निकले बुद्धिस्ट मंक्स और लामा स्टूडेंट्स आते हैं, रुकते हैं और फिर दिल्ली से ही नॉर्थ में धर्मशाला, बोध गया या भारत में कहीं भी अपनी आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। यहाँ की मेरी इस फर्स्ट विजिट के अभी तक के एक्सपीरियंस में मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि यह जगह यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही स्पेशल है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये जगह प्राइमरीली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, जहाँ हम सभी वीकेंड्स पर आते हैं घूमने, कुछ यूनिक फूड ट्राई करने या फिर शॉपिंग के लिए। लेकिन सच कहूँ तो ये जगह इससे कहीं बढ़कर है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ के कम्युनिटी लीडर और RWA प्रेसिडेंट कर्मा दोरजी जी के ऑफिस, यहाँ के बारे में और अच्छे से जानने के लिए। अभी तो चाइना के कब्जे में है, लेकिन पहले हमारा देश आज़ाद था, तो तिब्बत देश भारत और चाइना के बीच में तिब्बत देश था। और जोग्राफिकली वहाँ हमारा जो देश है वो हाई अल्टीट्यूड पे है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और वहाँ मौसम ज़्यादा ठंड रहता है, गर्मी कम रहता है। लद्दाख से, अरुणाचल से बॉर्डर पार करते तिब्बत पहुँच जाता है, चाहे सिक्किम से हो या दार्जिलिंग कालिम्पोंग साइड से हो, उत्तराखंड से हो या हिमाचल से बॉर्डर्स पड़ता है। और चीनी का बॉर्डर इंडिया में 1 इंच भी नहीं पड़ता है। हमारा तिब्बत देश में चाइनीज एकदम से आके आक्रमण करेंगे, कब्जा नहीं किया। वो लोग पहले तो हमारे देश में आए, अपना आइडिया फैलाए, पब्लिक को बहलाया फुसलाया, बुद्धू बनाया कि आते बोल दिया कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, और खेती बाड़ी काम करना, पशुपालन काम करना आधुनिक तौर तरीके से जानते नहीं आप लोग, हम सिखाएंगे। हमारे पास स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हम बनाएंगे। रास्ता नहीं है, हम बनाएंगे। ऐसे बोल बोल के हर गांव में फैल गया। हर एक गांव में 15, 20, 40, 50 सिविल आ गया और लोगों को हेल्प किया भी है। तो ऐसे ऐसे करते करते लोगों के साथ रल मिल के बैठ गया, तो एक दूसरा को थोड़ा विश्वास आने लगा। हमारे तिब्बती लोग तो इतना जानकारी नहीं रखते थे अपना देश से बाहर क्या होता नहीं होता है। चाइनीज़ का
उसकी क्या राजनीति क्या है जानता नहीं था। तो लोगों ने सोचा चाइनीज तो बहुत अच्छा है, हमारा हेल्प करते हैं। तो उतने में चाइनीज वालों ने सब कुछ पता कर दिया, हर एक गांव में क्या क्या है, किस किस का पास क्या है, सब कुछ डेटा निकाल के रख दिया। और एक ग्रुप आके चाइनीज से लेके हमारी तिब्बती राजधानी तक लासा तक रोड कंस्ट्रक्शन में काम किया। जब तक वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो लोग शांति से रहा, ज़्यादा परेशानी वाले या मारपीट वाले या आक्रमण वाले ऐसे काम नहीं किया। जब लासा तक कंप्लीट रास्ता पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर पहले जो सिविल ड्रेस में आए करते थे वो सब आर्मी ड्रेस में आया। फिर लोगों को बोलने लगे तेरे पास इतना धन है, तेरे पास इतना हथियार है, सब ले आओ। तो आक्रमण करने लग गया, अत्याचार करने लग गया। तो उस टाइम फिर बहुत लेट हो गया, जनता की तरफ से उनके खिलाफ बोलना शुरू की, लड़ना शुरू की, फिर भी उसके बराबर कर नहीं पाया। हथियार नहीं थे और पॉपुलेशन कम थे। तो ऐसे ऐसे करके चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया। अभी वो सिस्टम अभी भी भारत के इलाके की जो बॉर्डर साइड में चला रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर, हेल्थ के नाम पर ऐसा कर चला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख तक जितने बॉर्डर है उन लोगों की चांस मिले तो करते रहते हैं। जैसे नेपाल में भी कर रहा है, अभी कई जगह ऐसे का हड़प लिया बॉर्डर से। अब भूटान को भी यही तंग कर रहा है। तो ऐसे है चाइना का चाल तो ये है। चाइना का मेन तो यही है कि जितना भी हो सके लोगों का देश अपना कब्जा न करो। अभी हमारा तिब्बती लोग यहाँ हिंदुस्तान में आके 4th या 5th जनरेशन है, किसी का 5th या कोई 4th है, ऐसी जनरेशन हो गया। 60-62 साल हो गया जब हमारा वहाँ से चाइना वाले ने कब्जे की। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी तिब्बती लोग थे सब सीधा हिंदुस्तान में ही आए थे, कहीं दूसरे देश में नहीं गया। अब ये एक तो नेपाल है, ये भूटान, ये 2 देश में आया क्योंकि रास्ते पड़ते थे। तो जिस वक्त वहाँ से भाग के आए थे, कोई नेपाल से आया तो कोई भूटान से आए, तो कोई फिर भूटान में रह गया, कोई नेपाल में रह गया, बाकी तो सब इधर आ गया। हाँ जी। तो इसलिए ज़्यादातर तो हिंदुस्तान में ही पहुँचा। हमारा दलाई लामा जी यहाँ आए तो ज़्यादातर यहीं पे आया, हिंदुस्तान में आया। तो हिंदुस्तान में आके बाकी कोई चिंता नहीं था, अब जान के खतरे का चिंता नहीं था, खाना ना मिलने की चिंता नहीं था, सब कुछ अच्छा था। और भारत सरकार और भारतीय जनता की तरफ से बहुत हेल्प की। क्या करें, देश अलग हो गया, मौसम अलग हो गया, पानी अलग हो गया, उसकी मार बहुत खानी पड़ी लोगों को। वो चेंज, हाँ चेंज, हाँ इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, उसकी वजह से बहुत झेलना पड़ा। वो तो कुदरती का है, वो किसी ने बना हुआ है ही नहीं। तो 8-9-10 साल तक तो रिवाइव होने में लग गया। हाँ जी, लग गया था, फिर भी अच्छा है। और भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा हेल्प किया है। उसकी वजह से अभी हमारा जितने भी तिब्बती जो दूसरे देश में, यूरोप में या अमेरिका, कनाडा, कहीं भी हो, सब यहीं से किया हुआ है। हिंदुस्तान पहले यहाँ आया, उसके बाद फिर गया। जैसे मेरा जनरेशन है, मेरा बच्चे का जनरेशन, वही लोग गया। हमारा माँ बाप जनरेशन वाला तो कोई गया होगा, ये तो नहीं गया, सब यहीं पे है। तो कुल मिला के अब मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि ये मंजरू टीला हमारा ही देश है, जन्म स्थान है। जैसे मान लीजिए देश जो है, हमारा बच्चा भी विदेशों में है, तो वो लोग जाते तो बोलते पिताजी विदेशों में देखेंगे तो बहुत अच्छा सुंदर सब कुछ है, लेकिन जो मन में शांति है जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। अब ये सब कुछ अभी जितना हमारा यहाँ सुविधा हो रहा है, सब कुछ ये हमारा गुरुजी दलाई लामा जी का मार्गदर्शन और उसके साथ साथ में भारत सरकार की बहुत बड़ा दिल से सहायता और भारतीय जनता की तरफ से भी बहुत मदद है। हमें कोई यहाँ ये फील ही नहीं होता है कि हम कहीं दूसरे देश में बैठा है, ये ऐसे, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा था कि ये मंजरू टीला तो मैं अपना जन्म स्थान जैसा मानता हूँ। जैसे हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, 1-2 महीने के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं दिल्ली बॉर्डर पहुँचते ही कुछ रिलैक्स हो जाता है, चलो घर पहुँच गया, क्योंकि अपना घर अपना। हाँ जी, तो ऐसे होते हैं। तो अभी हमारा तिब्बती जितने भी हैं यहाँ हिंदुस्तान में आके यहीं पे जीवित हुआ है। हमारा धर्म, हमारा कल्चर जो भी अभी तक अच्छी तरह से हम सुरक्षित बचा के रख पाया, ये भारत सरकार की कृपा है, नहीं तो मुश्किल है। और क्योंकि हमें इकट्ठे रहने के लिए ज़मीन दिया है,
हमारा जो कम्युनिटी है, ठीक है, तुम लोग वहीं बैठो। जैसे कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के कई कोने खाली नहीं होगा, हर जगह पे है हमारा देश का कम्युनिटी। फिर नेपाल और भूटान में भी है, लेकिन वहाँ तो कम है, ज़्यादातर यही है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छी तरीके से किया है। हाँ जी, और तिब्बतन कम्युनिटी ने अपना, आप लोगों ने अपने रीजनल आइडेंटिटी, बिल्कुल। अपनी जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको बचाया है हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छी तरीके से उसको नर्चर किया है। जी तो जी, साथ ही अपने कल्चरल, आपके जो हेरिटेज है, सिविलाइजेशनल हेरिटेज आपका, हाँ जी, हाँ उससे आपने बनाए रखा जी, बिल्कुल। यहाँ। हाँ जी, ऐसे ही है। और नवा प्रश्न मेरा ये होगा सर कि तिब्बतन कम्युनिटी का ऑल ओवर भारत में और भारतवासियों से या भारत से क्या उम्मीदें हैं, क्या होप है? अब देखिए, उम्मीद तो अब जो यहाँ रह रहा है उसके लिए तो अलग सा कुछ नया उम्मीद कुछ है ही नहीं। यहाँ रहने के लिए जगह दिया है, रोजी रोटी कमाने के लिए हर जगह कहीं भी जाए, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इतना हमें छूट दे रखे हैं, हम लोगों को पता है कि भारत सरकार की इतना हमें छूट दे रहा, सहायता दे रहा है, उसी वजह से हम जी रहे हैं, नहीं तो मुश्किल है। और अब हमें सबसे उम्मीद ज़्यादा भारत सरकार से, भारत देशवासियों से है, जो कि हमारा देश आज़ाद और होने में सबसे ज़्यादा हाथ हिंदुस्तान का ही, भारत का ही होना चाहिए और होगा भी। जब तक भारत देश का स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं होगा, अमेरिका वाला भी कुछ नहीं करेगा। दुर्जे जी से इन पर्सन यहाँ के बारे में, तिब्बत के बारे में जान के मेरा अपना पर्सपेक्टिव पहले से और भी क्लियर हो गया। वो सब जानने को मिला जो आजकल ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता। नहीं, ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। तिब्बत में जो हुआ वो तो सबको पता होना ही चाहिए, स्पेशली सभी भारतीयों को। बात यह है कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि वर्तमान में क्या हो रहा है, यहाँ बसे तिब्बती लोगों की लाइफ कैसी है, वे भविष्य की ओर कैसे देखते हैं, भारत में और भारत से इनकी क्या आशाएं हैं। मुझे खुशी है कि मुझे ये सब इन पर्सन जानने को मिला। दोरजी जी से मेरी काफी लंबी बातचीत हुई। टू बी फ्रैंक, इनसे मिलने से पहले मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि मैं ना ही कोई वेल एस्टेब्लिश फिल्म मेकर था और ना ही किसी बड़े मीडिया हाउस से था। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और अपने ऑफिस में समय निकालकर मुझे इतनी सारी जानकारी दी। और अब फाइनली मैं जाता हूँ यहाँ की फेमस एमकेटी मार्केट एक्सप्लोर करने और कुछ यूनिक फूड ट्राई करने। इस मार्केट में आपको साइड बाय साइड हर तरह के छोटे बड़े बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट शूज के लिए शॉप्स एंड शोरूम्स मिल जाएंगे, ट्रेंडी क्लोथिंग की मार्केट मिल जाएगी और इसके साथ ही होटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज जगह जगह दिख जाएंगे। और नॉर्मली इस मार्केट में ऑलमोस्ट हर चीज रीजनेबल प्राइसेस पे मिलती है बाहर के कंपैरिजन में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बेस्ड कपड़ों की दुकान, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान और इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम्स के लिए शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ की इस मार्केट की एक यूनिक स्पेशलिटी है कि यहाँ आपको तिब्बतन फूड के साथ साथ नेपाली फूड, नॉर्थ ईस्टर्न, भूटानी, जापानीज और कोरियन फूड भी मिलता है। यहाँ की क्लोथिंग मार्केट में आपको कार्गोस, जैकेट्स, शर्ट्स, लोअर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ डिसेंट क्वालिटी का मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस। स्कूल और कॉलेज लाइफ में हम सभी की एक बेसिक नीड होती है कि हमें ट्रेंडी, फैशनेबल, डिसेंट क्वालिटी क्लोथिंग अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मिल जाए, या एक ऐसी जगह जहां हम वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना अफोर्ड कर पाए। मैं स्टूडेंट लाइफ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पास में ही नॉर्थ कैंपस पड़ता है, जहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ आने वाली ऑलमोस्ट आधी जनता स्टूडेंट्स की ही है।
और इसीलिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, क्लोथिंग मार्केट, फुटवेयर मार्केट, हर जगह प्राइसिंग विद्यार्थी जीवन को समझकर और ध्यान में रखकर ही डिसाइड की गई हैं। इस पूरी मार्केट में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर ओन्ड बाय सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन पीपल ऑफ तिब्बतन कम्युनिटी। मगर यहाँ रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, शॉप्स में एज अ स्टाफ काम करने वाले लोगों में काफ़ी लोग दिल्ली से, नेपाल से और नॉर्थ ईस्ट भारत से आते हैं। और सिरिंग जी की ही तरह जिनसे मैं सुबह मिला, कुछ लोग भारत के लद्दाख से भी आते हैं यहाँ व्यापार करने। वैसे तो यहाँ बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं जहाँ आपको ऑथेंटिक तिब्बतन फूड और साउथ ईस्ट एशियन फूड खाने को मिलेगा, लेकिन इनमें से भी 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से मुझे लगता है आपको शुरुआत करनी चाहिए अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हो तो। और वो जगह है डोलमास और आमा कैफ़े, जो कि यहाँ सबसे पुराने हैं और सबसे फेमस भी। और दोनों ही जगह अगर आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे आते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वीकेंड्स पे दोनों ही जगह फुली लोडेड रहती हैं यंगस्टर्स और टूरिस्ट से। हाँ, लेकिन अगर आप अकेले हो तो शायद आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये मेरी पहली विजिट है यहाँ की, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ और मैं आमा कैफ़े और डोलमास जाना चाहता था, पर अब समय की कमी के कारण मैं दोनों जगह नहीं जा सकता, तो मैं डोलमा को चुनता हूँ। और मैं अकेला आया था तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मुझे विंडो सीट मिल गई। फिर कुछ देर मेन्यू के आइटम्स को अपने वॉलेट के वजन से तोलते हुए मैं तिब्बतन हाफ फ्राइड मोमोज और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर करके अपने ऑर्डर का वेट करते हुए विंडो सीट पर बैठे बैठे मैं बाहर आते जाते लोगों के बीच मार्केट को निहारते हुए थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। फिर इतने में मेरे ऑर्डर किए हुए हाफ फ्राइड कोथे मोमोज आ जाते हैं, जो कि जेन्युइनली काफ़ी अच्छे थे। हाफ फ्राइड थिन लेयर्ड मोमो फिल्ड विथ फ्रेश वेजीज अलॉन्ग विथ मीडियम स्पाइसी सॉस। और अगर मुझे रेटिंग देनी हो जगह को और खाने को तो मैं 8 से कम नहीं दूंगा। कहा जाता है कि ट्रेड यानी व्यापार करना तिब्बतन लोगों के खून में होता है, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी में, इस मार्केट में आज हमने जो कुछ भी देखा, फैंसी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, ये सब कुछ यहाँ शुरुआत से ऐसा नहीं था। 1960 में जब फर्स्ट जनरेशन तिब्बती एज रेफ्यूजी यहाँ आए थे, तब यह जगह यमुना के किनारे सिर्फ एक खुला मैदान हुआ करती थी, क्योंकि वो समय ऐसा था जब 1960 में भारत में हर जगह डेवलपमेंट, वो विकास नहीं हुआ करता था। सो तब ये एक खुली जगह हुआ करती थी जहाँ कैंप बनाया गया और सरकार द्वारा सभी तिब्बती रेफ्यूजीज़ को जो दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जा पहुँचे थे, उन्हें रहने की एक जगह दी गई और जो नेसेसरी एड सप्लाई दी जाती है वो दी गई। शुरुआती दिनों में लोग यहाँ टेंट्स में रहा करते थे और कहते हैं जब सर्दी का मौसम आता था तब बहुत ज़्यादा ठंड होने पर लोग ज़मीन में रेक्टेंगुलर शेप गड्ढा करके उसके ऊपर तिरपाल या दरी से ढककर उसके अंदर रहा करते थे ठंड से बचने के लिए। फिर यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट की शुरुआत तब हुई जब यहाँ लोगों ने छंग बनाना शुरू किया, जो कि एक फर्मेंटेड राइस बियर होती है, जो यहाँ लोकल और आते जाते लोगों को बहुत पसंद आने लगी, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स को। कहते हैं उन दिनों ये जगह एक हॉल्ट हुआ करती थी ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो यहाँ बसे तिब्बती शरणार्थी लोगों ने छंग बेचने से शुरू करके धीरे धीरे कपड़े और खाने पीने का बिजनेस भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये जगह एक मार्केट बन गई जिसे आज करंट जनरेशन MKT के नाम से जानती है। सो फाइनली
जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ के लोगों से मिला, जिनसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला, यहाँ के बारे में, तिब्बत के बारे में, यहाँ शरणार्थी रूप में रह रहे तिब्बती लोगों के जीवन के बारे में, और जाना कि कैसे ये छोटी सी जगह अपने आप में ही एक बड़ी सी दुनिया है, जिसका अपना एक इकोसिस्टम है, जिसमें यहाँ के लोग अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर ही खुद का होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और छोटे बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, वॉलंटियरली काम करते हैं और तिब्बतन कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही ये जाना कि कैसे सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि भारत में अलग अलग जगहों पर तिब्बतन रेफ्यूजीज़ के लिए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रीडम और भारत में कहीं भी काम करने की फ्रीडम है, और मेजरली ऑटोनोमस डेडिकेटेड काइंड ऑफ सेपरेट सिस्टम बनाने की और डिसीजन लेने की छूट भारत में दी जाती है, जो किसी भी दूसरे देश में इस लेवल पर देखने को नहीं मिलती। और ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये सारी बातें मुझे कॉमनली उन सभी लोगों ने बताई जिनसे मैं आज यहाँ मिला। और भारत की ये बात सभी तिब्बती प्राउडली और रिस्पेक्टफुली पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हैं। रेफ्यूजी होते हुए भी यहाँ बसे तिब्बती लोग भारत में रहकर भारत में होने वाले पवित्र एहसास और मन की शांति की बात करते हैं, जो वह बताते हैं बाहर के देशों में महसूस नहीं होती। शायद यही वजह है कि यहाँ बहुत से लोगों के फैमिली मेंबर्स, बच्चे यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में होने के बाद भी ये लोग भारत में रहकर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। शाम होने पर यहाँ के बड़े बुजुर्ग और बच्चे यहाँ मोनेस्ट्री स्क्वायर में आते हैं, जहाँ बड़े प्रार्थना परिक्रमा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और बच्चे थोड़ा बहुत खेलते हैं। और इन्हीं सब के बीच कुछ देर बैठकर बच्चों से मिलकर मैं यहाँ की मेरी इस फर्स्ट विजिट के वंडरफुल और लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस के साथ घर के लिए निकलता हूँ। आपने एक कार खरीदा? कहाँ से खरीदा? ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है। कितने का? क्या चीज़? ये ये सेल्फी स्टिक, ये सेल्फी स्टिक ये मैंने ऑनलाइन खरीदा। कितने का? 600। इतना महंगा? ये ग्लूकोज टेम्पर है ना? ये तो माइक है। भैया ग्लूकोज टेम्पर है ना? वहाँ से 200 मिल रहा था। वहाँ से इसका कभी नहीं रहता है। ऐसे देखो, कुछ बोलना है ना? भारी होगा बहुत, भारी हो रहा है। 마음보다 쉽듯 렌즈 샘나 thinking 장난인지 경계 그리저와 삶이 알라미도 Tata sing sing resha na shempo mo sempa tata mana kyang ring she yugle me miri mang bo da ship tu lende sem la zinke chamna ning ji kyong ki puri da wa zam li yong la min du 펴봐 힘 뺏으람지 너 그리 힘 빼보았지 너 펴봐 힘 뺏으람지
di himbe po acheshi Misunam chingi peri dela nyimbo ngagi tulu viru Miki chile liwe bela nushni lingai viru Misunam chingi peri dela nyimbo ngagi tulu viru Miki chile liwe bela nushni lingai viru Dolam di güne Tove tovadi nyongde Jikden tove tolu Tata sing sing resha Na shepo ma sempa tata mana